मनीष सर, वेरी वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन। क्या है अ डे टू रिमेंबर, प्लीज बताएं इसके बारे में कुछ। या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको बताने के लिए। डेट टू रिमेंबर ये हमारा डेटिंग बेस्ड शो है जिसमें हम लोगों को 27 लड़के लड़कियों की ज़रूरत है। खूबसूरत, दिमाग से तेज, बहुत अच्छे दिखने वाले, स्पॉन्टेनियस बात करने वाले, अपनी फीलिंग्स को लड़की या लड़के के सामने जाहिर करने वाले 27 लड़के लड़कियों की हमको ज़रूरत है। और उसके लिए हम लोग ऑडिशंस पे निकले हुए हैं और दिन ब दिन हम लोग अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाके बहुत सारे ऑडिशंस कर रहे हैं और इंडिया को कुछ कमाल का देने वाले हैं। आप इसमें एज एन एंकर हैं, अगर आप एक कंटेस्टेंट होते तो किस तरह की लड़की को आप डेट करना चाहते हैं, या फिर कभी कोई आपने लड़की डेट की हो, उसको कुछ पटाने में मनाने में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, क्या कहानी रही? मैं आई लव टू जॉइन दैट काइंड ऑफ शोज। अगर ऐसा कोई शो मुझे करने का मौका मिलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एज अ कंटेस्टेंट, बिकॉज सबसे मज़े की बात है कि इसमें एक बहुत अच्छा क्रिस्प है कि आप एक शो पे जाते हैं जहाँ पर आपको ऑलरेडी एक टास्क मिलता है एक लड़की का। जहाँ तक शरीफ लड़के हमेशा से चाहते हैं कि कहीं कोई लड़की मिले और उनको चांस मिले उससे बात करने का, उससे इंटरेक्ट करने का। सो देयर इज़ अ सिंपल प्लेटफॉर्म कि ऑलरेडी आपको एक लड़की मिल रही है, आपको उसके साथ में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। और अगर इतना खूबसूरत मौका मिलता तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चूकता। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हाँ, मैं अपने नेचर से, अपनी बातों से, अपनी अदाओं से, अपनी स्टाइल से कोशिश करके एक लड़की तो पटा ही लेता और थोड़ा आगे बढ़ता शो में। मनीष सर, ये तो होता है कि कई लड़कियों से हम खुल के बात कर पाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस दिखा पाते हैं, लेकिन कोई एक लड़की ऐसी होती है जिसके हम सामने शर्माते हैं, बात नहीं निकलती जुबान से। वो कौन लड़की थी आपकी लाइफ में? सी, मेरी लाइफ के अंदर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई ऐसी लड़की आई हो जिससे मैं शर्मा रहा हूँ और बात नहीं कर पा रहा हूँ, मन में मेरे कुछ रह गया हो। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि लड़की को लगता है ये ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है, ये तो जो बात 10वें एपिसोड में बतानी चाहिए वो भी इसने दूसरे एपिसोड में ही बोल दी है। बिकॉज आई एम वेरी ओपन, मैं अपने बात दिल में कुछ नहीं रखता हूँ और शायद इसीलिए मुझे होस्ट करने का भी चांस मिला है। इंडिया ने पसंद किया था मुझे देखकर बिग बॉस में, तो शायद उनको लगा इसमें वो करंट क्वालिटी और एबिलिटी है, ये शायद लोगों से उनकी बात भी निकलवा सकता है। मुझे प्यार है उन लड़कों से जो शायद अपनी बात को बोलने से पहले थोड़ा ब्लश करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पर्सनली वो लड़के जो ऐसे बोलते हैं यार मेरा हिम्मत नहीं हो पा रही बात करने की। बट बेसिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ, लड़की को वो लड़का ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कंपेरेटिव टू जो नहीं बोलता से। आप बोलो, आप अपने दिल में जो है कहो, बिकॉज यहाँ पर बहुत मैच्ड अप है बॉस। एक खूबसूरत लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के हैं और कोई व्हाट्सएप मार रहा है, कोई पिंग कर रहा है, कोई उसको चैट कर रहा है, कोई कहीं ना कहीं से उसको चेस कर ही रहा है। सो ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी। अगर कोई लड़की मिलती है तो फटाक से पकड़ लो और ऐसा मत सोचो कि यार कल मिलेगा मौका या परसों मिलेगा मौका। सो मेरी एडवाइस इतनी सी होगी कि ना मैं ऐसा हूँ और ना मैं ऐसा होने के लिए एडवाइस करूँगा। क्या बात। मनीष सर, जाना ये चाहिए, शो का नाम है डेट टू रिमेंबर। अब दुनिया की या फिर कहें इंडिया की हर लड़की आपको डेट करना चाहती है, तो आप उनमें से कौन सी चुनेंगे? सी, डेट टू रिमेंबर, मैं जहाँ तक जानता हूँ ये शो के बारे में पूरा खुद ये शब्द बताते हैं। और एक अच्छे फॉर्मेट का सबसे बढ़िया कंसेप्ट का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उनको कुछ शब्दों में पूरा एक्सप्लेन करो। लाइक डेट यानी एक तारीख, टू रिमेंबर याद करने, यादगार एक तारीख। सो हमारी लाइफ में वो बहुत सारी होती हैं। मैं कहता हूँ अगर आप अपनी मम्मी के साथ उनका एक दिन स्पेंड कर रहे हैं लाइक मदर्स डे और हर बर्थडे, सो ये एक डेट टू रिमेंबर है। आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं या उनकी फेवरेट प्लेस पे उनको लेके जा रहे हैं, चाहे वो खाना खाने की हो, मूवी देखने की हो, कहीं विदेश यात्रा की हो, सो वो एक डेट टू रिमेंबर है। अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को आप एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट देते हैं तो वो डेट टू रिमेंबर है। सो डेट टू रिमेंबर मेरे लिए, अगर मैं पर्टिकुलरली कहता हूँ कि किसी लड़की के साथ में हो, सो हर वो लड़की जिसके चेहरे पे मैं एक मुस्कान ला सकता हूँ, हर वो लड़की जिसको मुझको देख करके अपना कोई भी एक रिश्ता उसको मेरे अंदर दिखता हो, तो मैं उसके लिए अपने आप को शुक्रगुजार समझूंगा। सो मेरे लिए वो सारे दिन डेट टू रिमेंबर होंगे। और लड़कियां तो मुझे सारी अच्छी लगती हैं। जी जी जी। इंसानों में एक भगवान भी होते हैं, और जिस तरीके से एक लड़का लड़की को पसंद करेगा, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे लड़कों को, भाई लड़कियों को ऐसे पटाओ, ये काम करो, या फिर कुछ सिचुएशन फंस रही है या दब रही है तो आपको उसको कितना हेल्प आउट, ये स्ट्रक्चर है शो का या नहीं है, किस तरीके से आप हेल्प आउट? ऑब्वियसली शो का ये स्ट्रक्चर है कि अगर कभी कोई लड़का कभी किसी दुविधा में आ जाता है या किसी तकलीफ में होता है, या लड़की किसी बार सोच नहीं पा रही, डिसीजन नहीं ले पा रही कि मुझे रमेश चाहिए या सुरेश चाहिए, सो डेफिनेटली मैं उनकी मदद करूंगा और उनको एक सही रास्ता दिखाने की कोशिश करूंगा। बिकॉज द मोटिव ऑफ दिस शो इज कि वी जस्ट प्रोवाइड टू इंडिया अनकम्पैटिबल कपल। एक ऐसा कपल देना चाहते हैं हम इंडिया को कि जिससे मिलके मजा आ जाए बस लोगों को कि यार इसकी तलाश थी, ऐसा एक कपल घूम रहा हो। और ज़्यादा नहीं, बट 80-90% आपके दिलों से रिलेट कर रहा हूँ कि हाँ मैं वो लड़की हूँ जो इस शो में है, हाँ मैं वो लड़का हूँ जो इस शो के अंदर है। मदद मैं ज़रूर करूँगा और
और मैं सलमान सर से बिग बॉस में बहुत कुछ सीखा हूँ कि एज एन अ मेंटोर वो जिस तरह हमको ट्रीट करते थे, जैसे बात करते थे, और मैं और भी होस्ट को देखता हूँ बात करते हुए, सो मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि मैं उनकी मदद कर सकूँ और एक अच्छा कपल शो को दे सकूँ। जी। मनु सर जानना ये भी चाहेंगे कि एंकरिंग बहुत अलग जॉब है, कोई एक्टिंग नहीं है या फिर चुप रहने वाला शो नहीं है। बिग बॉस रियलिटी था, ये एंकरिंग है, तो क्या क्या प्रिपरेशन आपने की हैं, किन किन से एडवाइस लिए या फिर आपको पता है कि मैनेज कर लूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से चाहता था, मैं आई गेट अ कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड। मैं बच्चा था तब से मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट्स किया करते थे। मैं बात अच्छे से करता हूँ और काफ़ी स्पॉन्टेनियस हूँ, टाइमिंग पे बात करता हूँ, मस्ती मजाक कर लेता हूँ, इमीडिएटली कोई भी वन लाइनर निकाल देता हूँ और अच्छे से अच्छा बोल देता हूँ। सो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कीड़ा था, बट वो बिग बॉस में आने के बाद बड़ा हो गया। अब वो जब कीड़ा बड़ा हो गया तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने लग गया। सो जब मुझे इस शो का ऑफर आया तो मतलब मुझे लगा नाउ ड्रीम्स कम्स ट्रू, और ये एक वो परफेक्ट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए। हाँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, सॉरी, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ अपने सीनियर से जो इस इंडस्ट्री के भी हैं और शायद इस इंडस्ट्री से बाहर के भी हैं। मैंने बहुत लोगों से सीखा है कि आप किस तरह से बात करते हैं, किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, और कुछ मेरे अंदर भी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो मैं जानता हूँ। सो उन सब का एक मिक्सर बना करके लोगों के सामने लाऊंगा, और डेफिनेटली मेरा तो करियर है ही, बट आप लोगों को भी 100% एंटरटेन करूँगा। मनु सर, आपके अंदर रेड बुल वाली एनर्जी है, आप हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, करंट दौड़ता है आपकी बातों में, आपके स्वभाव में, बिहेवियर में। आपको टक्कर देने इस शो में कौन आ रहा है, कौन आपका पार्टनर है जो आपको साथ में जो एंकरिंग के लिए हेल्प करेगा? सी फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मेरे अंदर काफ़ी एनर्जी है, मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये एनर्जीज मैं बताता हूँ आपको कैसे आती है। जब आप चार दोस्तों के साथ किसी चाय की थड़ी पे बैठ के भी बात कर रहे हैं और वो लोग बोलते हैं यार भाई तेरी बात में तो दम था, सो आपको उससे एक एनर्जी मिलती है। फिर आप किसी एक पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर भी आप एकदम अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं, सब लोग आपको एकदम से देख के सोचते हैं कि यार द गाय हैव अ पॉइंट। सो ये सारी चीज़ें आपको एनर्जीज देती हैं, और फिर हमारी माँ का आशीर्वाद है हमारे साथ में। सो इन सब चीज़ों से एक मिक्स करके एक बाउंड बनता है, उस बाउंड को बोलते हैं मनु पंजाबी। सो मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं मेरे बड़ों की देन है, और अब मेरे साथ पूरे इंडिया का आशीर्वाद है। मदर्स मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, सो थैंक यू, और दिल से बहुत बहुत थैंक्स उन सबको। आप सब मेरी माँ हो, और मैं चाहता हूँ ऐसे ही मेरे साथ अपना आशीर्वाद बना के रखो। हम मिलकर रॉक कर देंगे मम्मी। अच्छा, आपको हेल्प कौन कर रहा है? मेरे साथ इस शो के अंदर को एंकर है खूबसूरत सी नितिबा कौल, जो अपने कपड़ों को ज़बरदस्त तरीके से पहनती हैं, जिनका अटायर सटायर बहुत ज़बरदस्त है, उनका उठना बैठना बात करना। एक्चुअली शी इज़ गोरी, वो हॉलीवुड स्टार है। सो मेरा और उसका एक कॉम्बिनेशन होगा, आपको तड़का मिलेगा उसके साथ में मेरा। सो नितिबा कौल है जो मेरे साथ होस्ट करने वाली है, और मैं बहुत खुश हूँ उनके साथ को होस्ट करके इस शो को। मनु सर, अब ये तो बिल्कुल नहीं मान सकते कि बिग बॉस की बात आपको कुछ ऑफर नहीं हुआ है। शायद आपने अपने इस स्वभाव के कारण आपने कई चीज़ें छोड़ दी होंगी, फिल्में हो या म्यूजिक वीडियोस हो। क्या ऑफर हुआ था, क्यों छोड़ा और यही क्यों? एक्चुअली मुझे इससे पहले एक फिक्शन और एक रियलिटी ऑफर हुआ था, बट मैं वो अभी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं देखो इट्स अ करियर गोल एंड यू शुड थिंक ओवर इट कि आप क्या करना चाहते हो। मैं बेसिकली एंकरिंग करना चाहता था, मैं होस्ट करना चाहता था। मेरा ये, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ डिजर्विंग फॉर दैट फील्ड पर्टिकुलरली। मैं ऐसा नहीं फिक्शन करना नहीं चाहता हूँ, या मैं कोई रियलिटी शो और नहीं करना चाहता हूँ, मैं डेफिनेटली करूँगा। बट जब ये साथ में अपॉर्चुनिटीज़ आई थी तो मैंने इसको इसलिए चूज़ किया बिकॉज मुझे लगता है कि एज एन एंकर मैं अपने आप की अपनी प्रतिभा को ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को दिखा पाऊँगा। सो मैंने इसलिए इसको किया, और उसके अलावा मेरी एक आधी मूवी की स्क्रिप्ट पे भी बात चल रही है। सो इंडिया वालों ने जो पसंद किया है हमको, तो उसकी तरफ से काम तो भगवान की देन से खूब सारा है, तो जल्दी ही कुछ आपको और भी सुनने को मिलेगा। जी, क्या बात है। मनु सर, जानना ये भी चाहेंगे कि अभी हाल फिलहाल में कोई फिल्म एक ऐसी आई हो जिसको आपने देखा हो और आपको लगा हो कि यार ये रोल मुझे मिलता तो मैं गजब कर देता, मतलब कुछ ऐसा हुआ हो जहाँ आपको लगा हो कि यार ये वो रोल है जिसको मैं करना चाहूँगा, या फिर आपको वो फिल्म बेहद पसंद आई जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ? सी एक्चुअली जब से मैं बिग बॉस के घर से आया हूँ मैं ज़्यादा मूवीज़ देख नहीं पाया हूँ। उसका रीज़न है पता नहीं क्यों, टीवी से भी थोड़ा मन हट सा गया है, टीवी इतनी देख नहीं पाता मैं, क्योंकि कुछ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पहले घर की थी, फिर घर शिफ्ट करके मुंबई आना था। सो टीवी को देखने का इतना टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, बट आई लव वॉचिंग मूवीज़ आउटसाइड। तो मैंने कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखी हैं। मुझे भी हिंदी मीडियम बहुत अच्छा मूवी लगा था, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डिज़ाइन, उसके सारे तरीके बहुत अच्छे लगे थे। और मैं बेसिकली अगर मेरे रोल के बारे में बात करता हूँ, सो आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ चैलेंज। मैं कोई भी रोल कर सकता हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, बट दो मेरी स्पेशलिटीज़ रहेंगी। मैं एक कॉमिक रोल बहुत अच्छा कर सकता हूँ, और मैं एक नेगेटिव बहुत अच्छा कर सकता हूँ, बेहद अच्छा नेगेटिव कर सकता हूँ मैं। सो मैं इनकी तलाश में हूँ, मुझे ऐसी 2-3 स्क्रिप्ट पढ़ने को भी मिली है।
सो जल्दी मैं इनमें से किसी चीज़ को लेके आऊँगा और मैं कंपेयर अभी किसी को नहीं करूँगा कि मैं उस मूवी में होता तो उसको अच्छा कर लेता। मैं डेफिनेटली प्रूव करूँगा कि मैं किस जगह स्टैंड होता हूँ। ओके मनीष सर, कोई पुरानी फिल्म, कोई पुराना एक्टर जो आपको देख के बेहद करीब हो, जो आप सोचते हो ये फिल्म जब भी देखता हूँ मुझे कुछ सीखने मिलता है एक्टिंग के रिगार्डिंग या एंकरिंग के रिगार्डिंग या फिर एज एन ह्यूमन बीइंग के रिगार्डिंग, तो वो कौन सी फिल्म, कौन सा एक्टर रहा है? अगर मैं किसी आइडियल एक्टर की बात करूं तो मुझे सलमान खान के अंदर हमेशा से कुछ ना कुछ दिखता आया है जो मुझे अपने से रिजेंबल होता हुआ दिखता है। ही इज़ अ गाय हु इज़ 50 ईयर्स मैन और उसके बावजूद भी इतनी एनर्जी, इतना तरीके से बात करना, ड्रेसिंग सेंस, उठना बैठना, मस्ती करना, फनी फनी से अंदाज वाले स्टेप्स करना, मैं हमेशा से एडोर करता हूँ इन सब चीज़ों को और अप्रिशिएट करता हूँ उनकी एक्टिंग को भी। बहुत 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 ज़बरदस्त कलाकार हैं। अब मैं अगर सीरियस एक्टर्स में बात करता हूँ तो सर मुझे मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ओमपुरी साहब बहुत पसंद हैं, मुझे अमरीश पुरी बहुत पसंद है, मुझे आशुतोष राणा की एक्टिंग बहुत पसंद है, मुझे मतलब नशरुद्दीन शाह साहब, ये अनुपम खेर, दे आर आइडियल्स, मुझे बहुत पसंद है। मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत आउटस्टैंडिंग एक्टर लगते हैं। ये सारे लोग, फरहान अख्तर, फरहान खान, ये सब लोग एक अच्छे एक्टर्स हैं। सो आई लव टू ऑल ऑफ देम और मैं हमेशा इनको देखता हूँ तो कुछ मिमिक्रीज करने की, इनकी कॉपीज़ करने की। मुझे जॉन अब्राहम का एटीट्यूड और स्टाइल बहुत पसंद है। अर्जुन रामपाल इज़ माई आइडियल। सो मुझे ये सब लोग बहुत पसंद है। मैं इनमें कहीं ना कहीं अपने आप को हमेशा से ढूंढता था, इन दिनों थोड़ा ज़्यादा ढूंढने लगा हूँ। शायद मेरी इच्छाएं पूरी होंगी और मैं भी कभी ये स्टेज शेयर कर पाऊँगा। सो ये है मेरे बारे में। मतलब क्योंकि ये शो एमटीवी का है और एमटीवी से आपकी क्या यादें जुड़ी हुई है? कौन कौन से गाने सुनते थे या फिर कौन सा वो दौर था जब एमटीवी चैनल भी और इस तरह के जब चैनल्स लॉन्च हुए? आई एम श्योर आपने वो सारे गाने, वो सारी चीज़ें देखी, वो सारे शोज देखे हो, क्या क्या यादें जुड़ी हैं आपकी एमटीवी से? एमटीवीज़ ने एक तरह से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है इंडिया के लिए, मतलब मेरे को लगता है ऐसा। एमटीवीज़ ने एक यूथ को मेरे हिसाब से बहुत कुछ सीखने को भी दिया है। अगर आप पॉजिटिवली किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। एमटीवीज़ ने बहुत कुछ सीखने को दिया है मुझे। एमटीवीज़ के शो उस टाइम आने लग गए थे, लाइक मैं बात करता हूँ आज से 10 साल पहले इस तरह के शोज़ वो लोग लेके आने लग गए थे जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। एमटीवीज़ के रियलिटी शोज़, मतलब ही इज़ द पायनियर ऑफ रियलिटी, आई कैन से। रियलिटीज़ को दुनिया में मतलब इंडिया में हमारे यहाँ लाने वाले वो लोग हैं। और एमटीवी आज आप किसी भी यूथ से बात करोगे तो वो एमटीवीज़ फेवरेट होगा। मैं भी अपने घर जाता हूँ शाम को जब फ्री हो जाता हूँ तो एमटीवीज़ का चैनल लगा करके उस पर जो भी लेटेस्ट सॉन्ग्स अपडेट्स सारी होती है वो सारी देखता हूँ। सो एमटीवीज़ एक यूथ बेस्ड चैनल है और एक ज़बरदस्त चैनल है और सीखने को तो हम लोगों को, हम जितना चाहें उतना दुनिया से मिल सकता है। और वैसे गाने मजे मस्ती से हमको जितना मिलता है वो हमारे लिए खूब होता है। और बच्चे आजकल तो माँ बाप के पैदे ही जेनेटिकली समझदार हो रहे हैं। सो चैनल्स को वो देखते हैं, अब चैनल्स उनको कुछ नहीं दिखा पाता। मनु सर, बिग बॉस के बाद यू आर गेटिंग हैंडसम डे बाय डे, तो क्या रूटीन है, क्या खाते हैं, किन चीज़ों से बचते हैं, अपने अपने इस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ बताएं। या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ तो शुरू से ही था मेरे बारे में, गलत फहमी कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ। अब दिन ब दिन मुझे सुनने को मिल रही है कि वो सच हो रही है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। सी, एक लाइफ का बहुत बेसिक फंडा है, आटे का भाव हमेशा उतना ही रहा है जितना है, वो 1-2 रुपये वेरी करता है। काजू पिस्ते बादाम भी उधर ही रहे हैं, 10-15 रुपया ऊपर नीचे करते हैं। खुशी का कोई भाव नहीं होता, खुशी की कोई वैल्यूज़ नहीं होती। खुशी आपके पास बिना तोल मोल के आती है और जब आप लाइफ से कुछ चाहते हो और आपको मिल जाता है या मिलने लगता है तो आप अपने आप खूबसूरत दिखने लगते हो। लाइक आपकी इच्छाएं पूरी होने लग जाएं। एक आदमी क्या चाहता है अपनी लाइफ से? सबसे पहले वो चाहता है कि शायद मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊँ, फिर वो चाहता होगा शायद एक खूबसूरत बीवी हो मेरे पास में, फिर वो चाहता होगा जैगवार हो, ये हो, वो उबलाओ उबलाओ। फाइनली वो जो चीज़ चाहेगा वो होती है कि यार अब मेरे पास दुनिया की सारी खुशियाँ हो। और अगर खुशियाँ सबसे पहले आपके पास सबसे पहले अगर खुशियाँ आपके पास आ जाती हैं तो बाकी की सारी चीज़ें फिर इतनी वैल्यू नहीं रखती हैं। सो मेरे साथ खुशियाँ, मेरे साथ इंडिया वालों का सपोर्ट है और सो ये सबसे बड़ी खुशी है। सो शायद हो सकता है इसकी वजह से मैं अच्छा दिख रहा हूँ। थैंक यू। मनु सर, आपने बहुत से यंगस्टर्स को आपने मोटिवेट किया है, आपने ये प्रूव किया है कि कोई गॉडफादर की ज़रूरत नहीं होती है ज़िंदगी में कुछ बनने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। आपने अपने दम पे, अपनी हिम्मत पे, आप जो कुछ फिल्में मिल रही हैं, शोज़ मिल रहे हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, सब कुछ मिलने के बावजूद क्या एक चीज़ मिस हो जाती है, वो बताते हैं। मेरी मदर मुझसे हमेशा कहती हैं कि ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और अच्छे काम करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, लाइक मैंने अभी पूरे इंडिया को मेरे अकॉर्डिंगली प्रूव भी किया था कि मैं दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहूँ तो किसी भी हद तक गुजर सकता हूँ। सो मेरी मदर मुझसे हमेशा एक चीज़ समझाती हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो पूरे दिल से करो और नफरत करते हो तो पूरे दिल से करो, वो भी पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए। सो मैं बहुत क्लियर हूँ फंडामेंटल्स को लेकर के, रिश्तों को लेकर के।
साफ हूँ, जो बात दिल में मेरे ज़बान पे है, मुझे ज़्यादा सोच के प्लानिंग करके स्क्रिप्ट पढ़ के कुछ नहीं करना पड़ता। अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आ रही हैं, ये मेरे बड़ों का मैं दुआ ही मानूंगा इसको। आज हम लोग इंस्टा पे सुबह उठ करके अगर कोई एक पिक्चर पोस्ट करते हैं तो उस पर 50,000 लाख लाइक्स होते हैं। सो इट्स ड्रीम कम्स ट्रू। मैं सबसे पहले कलर्स को, इंडमॉल को थैंक्स कहूँगा कि उन लोगों ने एक कॉमनर को पहचाना और इस जगह पे लाके बिठाया। सो सबसे बड़ी तो क्रिएटिव टीम, एक ज़बरदस्त टीम है जिसने हम लोगों को यहाँ लाके बिठाया। मेरा मैसेज यही है सभी लोगों को कि आप जो करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, आप उसके लिए जितना कर सकते हो करो। छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े, गलती करनी पड़े, वो भी करो, बट ऐसा कुछ नहीं जिससे पेरेंट्स को कोई नुकसान पहुंचे। देन मिसिंग एक चीज़ की मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। मैं शो के अंदर जब जा रहा था मेरी मम्मी को छोड़ के गया था। मैं शो से बाहर आया, मेरी मम्मी नहीं थी। मैं उसको अभी भी लोगों के बीच में ढूंढ रहा हूँ। अभी भी लोगों की मदर्स के अंदर मैं उनको देख रहा हूँ। शायद मैं इस बारे में और 10 सेकंड बात करूँगा तो मैं रो दूंगा, और 2-4 और इंटरव्यूज़ हैं अभी पाइपलाइन में, तो शायद मुझे रोना नहीं है अभी। बट ये स्पेस कभी कोई कवर नहीं कर सकता। जिसके पास भी माँ है, उस सब कट्ठे से पकड़ के रखो उसको। वो बिल्कुल डिमांडिंग नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपका अच्छा सोच रही है, खुद नहीं खा के भी आपके बारे में सोच रही है। सो गाइस प्लीज़ उसको पकड़ के रखो। सबसे कीमती मोमेंट वो है। उसकी खुशियाँ हैं ही नहीं आपसे कुछ, उसको चाहिए तू सुखी तो मैं सुखी। आप उसको पकड़ के रखो, कस के रखो। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। भगवान ऊपर होता है नहीं होता है 100% मुझे नहीं मालूम, लेकिन माँ तो नीचे भगवान से बहुत ज़्यादा होती है। उसको छू के ऐसा लग रहा होता है एनर्जी आ रही है, आप पावर आ रहा है, क्वालिटी आ रही है। सो आई एम मिसिंग हर अलॉट। वो नहीं है, वो चारों तरफ ढूंढने पे भी नहीं है, वो भीड़ में भी नहीं है, अकेले में भी नहीं है, वो नहीं है। सो लव योर मदर ब्रो, जितना कर सकते हो उतना प्यार करो। तो मनोज सर, हम आपके बारे में वैसे ही बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ अननोन चीज़ें बताइए। क्या पसंद है, कहाँ जाना पसंद है, ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं, बुक ज़्यादा पढ़ते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, क्या ज़्यादा अच्छा लगता है आपको? सी एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे बुक्स में भी इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट राइटिंग में है। मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, पर मैं राइट करता हूँ। अभी मैं इन दिनों फ़िलहाल अपनी मम्मी के लिए एक बुक लिख रहा हूँ, उनकी रेसिपीज़ के लिए, उनके नेचर के लिए, उनका मुझसे कैसा ट्रीटमेंट था उसके ऊपर, और क्या वैल्यूज़ ऑफ मदर होती हैं, उस पर ट्राई कर रहा हूँ बुक लिखने की। सो इन दिनों ये कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ उसको, और बहुत अच्छा प्लेयर भी था क्रिकेट का मैं। अभी यहाँ किस्मत की जस्तोज़ात में थोड़ा बहुत कम खेल पा रहा हूँ, बट आई एम अ गुड क्रिकेटर। और लाइफ से मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी ही है कि मेरे पास कोई भी आए वो खुश हो। मेरे से जुड़ने के बाद उसकी लाइफ में अगर कोई भी काम जो थोड़ा कम है तो वो तेज़ हो जाए, जो रुका हुआ है तो वो चलने लगे। मतलब मेरे आसपास खुशी हो, एक अच्छा माहौल हो, और जितने पॉजिटिव फ्रेंड्स बन सकते हैं, जितना पॉजिटिव माहौल हो सकता है, उनसे दोस्ती करूं और अपने आसपास के सिनेरियो को पॉजिटिव रखूं। सो आई हैव नो सुपर वैल्यू ऑफ मनी, एंड आई एम नॉट करियर कॉन्शियस गाय। मुझे एक खूबसूरत वर्ल्ड चाहिए, खूबसूरत अपने आसपास का सराउंडिंग दुनिया चाहिए, जिसमें लोग मेरे से प्यार करते हो, मेरे पीछे भी अगर सोच रहे हो तो मेरे लिए अच्छा सोच रहे हो। दैट्स ऑल। मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है लाइफ से। मनोज सर, क्योंकि आपकी हर लाइन में, आपकी हर सांस में आप अपनी माँ को जपते हैं, उनका नाम लेते हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम उनसे नहीं मिल पाए। कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर हैं? आप कहते हैं कि अच्छा ये काम मैं मम्मी की तरह करता हूँ, या कुकिंग मम्मी की तरह करता हूँ, या किसी को डांटता हूँ तो मम्मी की तरह। कौन कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो आपके अंदर हैं, गुण बन के हैं? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है, और ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है कि बच्चे की शक्ल माँ जैसी हो। आंखें मेरी मम्मी जैसी है मेरी, शक्ल मेरी मम्मी जैसी है मेरी। लंबा हूँ मैं, वो थोड़ी थोड़ी छोटी थी हाइट में, और शायद हाइट मेरे मामा या पापा किसी में फैमिली मेम्बर में गई होगी। और हरकतें मैं मेरी मम्मी वाली कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम शायद उलझे हुए लोग हैं थोड़े लाइफ से, वो सुलझी हुई थी बिल्कुल, और वो शांत थी। मतलब मैंने ऐसे बड़े बड़े डायलॉग सुने थे कि कभी समंदर को शांत देखा है क्या, तो मेरी माँ उसकी तरह शांत थी। और बात करने में बोलूँ तो ऐसे मिठास मिठास से निकलती थी, एक सुपर एनर्जेटिक वुमन थी। आप बात करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे चीनी घोल रही हैं वो माहौल में, और बहुत बहुत खूबसूरत थी वो। लास्ट तक जब तक मैं उनके साथ था, एक सिंगल रिंकल मेरी मम्मी के चेहरे पे नहीं था। शी इज़ 70 ईयर्स ओल्ड वुमन, बट एक सिंगल रिंकल नहीं था। एक टाइम खाना खाती थी, क्योंकि जब मैं पैदा होने वाला था, मतलब नहीं हो रहा था, बिकॉज आई हैव 7 रियल सिस्टर्स, और मैं जब पैदा नहीं हो रहा था तो मेरी माँ ने एक कसम उठाई थी कि मुझे लड़का होगा अगर, तो मैं एक टाइम ज़िंदगी भर खाना छोड़ दूँगी, सिर्फ एक टाइम खाना खाऊँगी।
और मेरी माँ ने ज़िंदगी भर एक टाइम खाना खाया मेरे पैदा होने के बाद। और ये मांस मच्छी अच्छी भी पहले 30 साल पहले खाया करती होंगी, वो भी उस सब की कसम खाई थी, वो भी छोड़ दिया। और ये एक सबसे बड़ा त्याग मैंने देखा कि मेरे लिए उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए अपना एक समय का खाना छोड़ा। मतलब एक टाइम खाना खाती थी वो, सिर्फ नो ब्रेकफास्ट, नो डिनर एंड ऑल, एक टाइम दिन में खाना खाएंगी, वो भी सादा खाना, दैट्स ऑल। सो हम काम की बराबरी कभी कर पाएंगे? उनसे सीखने को ज़रूर इतना मिला है कि आप अपने बड़ों का और छोटों का रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, और जितना दुनिया को खुश रख सकते हो रखो, पैसे साथ नहीं जाएंगे। और ये हमेशा बोलती थी वो, पैसे साथ नहीं जाएंगे। रिलेशंस की बहुत वैल्यू होती है, टाइम पे आपको पता चलता है उनकी कितनी वैल्यू है। लाइक मेरी मम्मी के टाइम पर मैंने उन लोगों को देखा जिनको शायद मैं कभी ज़िंदगी में मिला भी नहीं था, बट वो लोग ऐसे कह रहे थे यार आपकी मदर भगवान थी, आपकी मदर देवी थी, हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। सो लाइफ में आपको आते और जाते, ये दोनों वेलकम और एग्जिट अगर खूबसूरत होती है तो इसका मतलब आपने लाइफ अच्छी जी है। सो मैं उनसे इतना सीख पाया अपनी लाइफ। मनु सर, हमने बिग बॉस में देखा कि आपसे कोई जीत नहीं पाता था, चाहे वो आपकी अच्छाई हो या मतलब आपकी लड़ाई हो। जब आप यू वर्सेस यू सिचुएशन में होते हैं, जब आपके सामने आप ही खड़े होते हैं, तो उन सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या वो चीज़ें होती हैं जो आपको शांत करती हैं और आप समझते हैं कि ये डिसीजन बेहतर रहेंगे, चाहे वो आपका शो या आपकी लाइफ? सी एक्चुअली मैं लाइफ को शो से रिलेट करके देखूं तो मैं लाइफ और शो को लाइफ शो ही समझता हूँ। लाइफ एक शो है, आप जो दिखोगे वही आप दिखोगे, वैसे ही आप जाने जाओगे, वैसे ही आप पहचाने जाओगे। मेरे प्रिंसिपल्स से कई बार मैंने भी लड़ने की बहुत कोशिश की है कि शायद मेरे प्रिंसिपल्स को मैं शांत कर सकूं, समझा सकूं, चुप कर सकूं, या फिर कभी कभी सामने वाले को अगर वो सही लगता है तो उसको जीतने दे सकूं। लेकिन मेरे प्रिंसिपल्स का एक बिल्कुल क्लियर फंडा है, अगर आप सही हो तो आप जीतोगे, अगर आप गलत हो तो मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, जीतूंगा मैं ही। सो इट्स वेरी क्लियर, अगर मैं सही हूं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, अगर मैं गलत हूं तो मुझे झुकने से कोई नहीं रोक सकता। सो आई एम वेरी क्लियर विथ माई सेल्फ। कभी कभी मेरे अगर खुद से भी झगड़ा होता है इस बारे में लेकर के कि यार यहाँ पे 5 मिनट के लिए चुप हो सकते थे, या क्या ज़रूरत थी इतना बोलने की, या तू यहाँ पे क्यों चुप रहा। सो मैं उस समय अपने आप को यही समझाता हूँ कि अगर सामने कोई आपसे कमज़ोर इंसान है, लेकिन मेरे भाई ने मुझे एक बार कहा था कि अपने कमज़ोर पे अगर अपन गुस्सा दिखा देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं मन्नू, मज़ा तो तब है जब साला सामने वाला अपने से टक्कर का और अपन उसको गुस्सा दिखाए। तो मुझे उसकी बात समझ में आई थी। सो अगर मुझसे कोई अननेसेसरली पंगा लेगा तो फिर वो चाहे कोई भी हो, मैं उसको ताक पे रखूँगा और अपनी जंग लड़ूंगा। और अगर कोई सॉफ्ट है, कमज़ोर है, वो सीधा है, वो चाह ही नहीं रहा है लड़ना, तो सर मैं झुकूंगा और अपनी गर्दन भी दे दूंगा, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मनु सर, बिग बॉस से कोई 2-3 सीख जो आप लाइफ पे एप्लीकेबल करते हो, जो आपको लगा हो कि यार जिंदगी में एक ये ट्विस्ट है, ये भी पहलू हो, क्या क्या रहा है? बिग बॉस के घर से अगर मैं सीखने की बात बोलूँ तो शायद मैं पूरी दुनिया एक बार और जीना सीख के आया वहाँ से। मेरी 30 साल की उम्र में कभी मुझे किसी ने इतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जितना बिग बॉस ने किया। हम चिल्ला चिल्ला के थक जाते थे, मर रहे होते थे, पर वो आदमी जवाब ही नहीं देता था पलट के। सो पेशेंस द नंबर 1 थिंग, हर चीज पे पेशेंस, भूख पे पेशेंस, झगड़ों पे पेशेंस, बातों में पेशेंस, जद्दोजहद का पेशेंस, अपनी जगह बनाने का पेशेंस, सर्वाइविंग का पेशेंस। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ मैं उनसे सीख कर आया कि लाइफ का सबसे पहला रूल, अगर सब्र है तो साईं मिलेंगे आपसे, अगर सब्र नहीं है आपके अंदर तो भैया फिर आप खो गए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और जो मैं सीख कर आया, मैं उस घर को ज़िंदगी भर मिस करूँगा। मैं चाहते से मैं उसकी दीवारों को छू के आया था, मैं 105 दिन एक लीडिंग चेयर पे बैठा था। सो वो चीज़ें याद आती हैं। अपने उन लोगों को जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, उनको तीनों टाइम खाना बना के खिलाया मैं उन चीज़ों को बहुत मिस करता हूँ। प्यार है मुझे बिग बॉस के घर से और ज़िंदगी भर रहेगा मुझे प्यार। वो मेरी लाइफ का सबसे डिफरेंट एक्सपीरियंस था। वो एक खूबसूरत सा केज है जिसके अंदर हर इंसान एक बार ज़िंदगी में ज़रूर जाए, क्योंकि वो लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है। मनु सर, क्योंकि एक एक्टर की इतनी जिज्ञासा होती है, वो अपना इनपुट हमेशा डालना ही डालना चाहता है। डेट टू रिमेंबर में आपके क्या क्या इनपुट्स होंगे जो आप डायरेक्टर से आप शेयर करेंगे? आपको लगता है यार इसमें ये लड़की तड़का भी होना चाहिए, कुछ ये ट्विस्ट होना चाहिए, वो क्या रहेगा? मैं शो के लिए अक्सर क्रिएटिव्स के साथ बैठता हूँ और जैसे जैसे शो पास आने लगेगा तो मैं डेली क्रिएटिव्स के साथ बैठूंगा। मैं शो के अंदर वो फ्लेवर डालना चाहता हूँ जो इंडिया को मेरे अंदर पसंद आया था, वो विटीनेस, वो नॉटीनेस, वो मस्तियाँ, मजाक। और मैं शो को उस फ्लेवर में लाना चाहता हूँ जैसे आप सब लोग और हम सब लोग अपने आप से रिलेट करते हैं।
लाइक अगर मेरा सुबह दिन शुरू होता है तो मैं नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, बाल बनाता हूँ, कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर अपने घर से निकलता हूँ, अपनी एनर्जी को मार्केट में स्प्रेड करता हूँ और लोगों से अच्छे कमेंट्स पाता हूँ. सो एज इट इज सेम मैं ये चाहूँगा कि वो जो यूथ है सारा, वो ये सारी एनर्जी को मतलब झोंक दे शो के अंदर, और शो के अंदर इतना पॉजिटिव एटमोसफियर हो कि बस जिसको जो लड़की पसंद आ गई उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो. लड़की को जो दिल से पसंद आ गया वो बिना दुनिया के बारे में सोचे और कैमरे को सोचे अपने प्यार का इजहार कर सकती हो. मैं डेफिनेटली शो के अंदर वो लाना चाहूँगा, और अगर आप लोगों ने साथ दिया तो लेके भी आऊँगा. मनु सर, जाने से पहले कोई लास्ट मैसेज जो लव को लेके हो, लाइफ को लेके हो, किसी भी चीज़ को लेके हो, जो आप अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे, कोई एनी रैंडम मैसेज भी. सी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा आप डेट टू रिमेंबर के लिए अप्लाई करें. ये बहुत अच्छा शो है, यूथ बेस्ड शो है. इट विल गिव यू अ रिकॉग्नाइजेशन इन दिस इंडस्ट्री. एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको. लव के लिए मैसेज इतना सा ही है, अगर गर्लफ्रेंड है उसके अलावा भी इधर उधर मुंह मार रहे हो तो मतलब प्यार सच्चा नहीं है आपका. बॉयफ्रेंड है सेम, अगर फिर भी इधर उधर कहीं कोई लड़का देख के पसंद आता है तो उसका मतलब प्यार सच्चा नहीं है आपका. और अगर सच्चा नहीं है तो शायद लंबा वो चलेगा नहीं. सो उसको बैठो लेकर के समझाओ या खुद को समझाओ, और सब लोग अपने अपने सही रास्ते पकड़ो. फिर अगर सब सोच लिया है और वो लड़की ही पसंद है सबसे ज़्यादा, तो उसका हाथ पकड़ लो और सारी दुनिया से भी अगर उसके लिए लड़ना पड़े तो लड़ने को तैयार रहो. क्योंकि प्यार सिर्फ एक बार आपसे एग्ज़ाम मांगता है, फिर ज़िंदगी पर आपको देता ही देता है. सो जो दिल में करने को वो करो. पेरेंट्स को बिल्कुल नाराज़ मत करो, उनकी खुशी से करो. या लव मैरिज इट्स नॉट अ क्राइम. किसी से अफेक्शन होना, प्यार होना कोई गलत बात नहीं है. कास्ट आजकल पेरेंट्स इतनी बॉदर भी नहीं करते हैं, फिर भी करते हैं तो उनसे बैठ के उनको समझाओ कि यार आपके कास्ट को देखने की वजह से, आपके कुल को, पड़ोसियों को या मोहल्ले को देखने की वजह से मैं सारी ज़िंदगी उस इंसान के साथ स्पेंड करूँगा जिससे शायद मैं प्यार नहीं करूँगा. सो प्यार ज़रूरी है आपके आसपास में, आपकी फैमिली में, घर में, और नियर डियर के लिए तो स्पेशली. सो स्प्रेड द लव इन द नेशन. भारत को और सारी दुनिया को प्यार से ऐसे जीता जा सकता है. और अगर लड़के तो यार बड़े बड़े धुरंधर आए यार, एक दिन चले गए और नेगेटिव नाम लेके चले गए. प्यार से तो आप अपना मोहल्ला भी खुश कर देते हो ना, एक गली भी खुश कर देते हो ना, एक लड़की भी खुश कर देते हो ना, तो आप अपने आप में मिसाल हो. सो लव योर सेल्फ एंड लव योर नियर डियर्स. थैंक यू. सर, बहुत मजा आया आपसे बात करके. इट वाज अ ग्रेट टॉकिंग टू यू, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, एंड ऐसे ही आप दिल से रहें और लोगों को पॉजिटिव एनर्जी. थैंक यू. लव यू फॉर दैट. थैंक यू.